तो उसकी कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाते हुए बोली, मेरे होते हुए किसी और की ख्वाबों में खोना ये अच्छी बात नहीं है समर्थ व्यास। समर्थ हल्का मुस्कुराया और उसकी चिन पर हाथ रख उसके चेहरे को हल्का ऊपर उठाकर बोला, तुम्हें देखने के बाद होश में रहता ही कौन है। उसकी ये बात सुनकर वृंदा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। समर्थ और वृंदा दोनों देर से सोई थी, लेकिन समर्थ तय वक्त पर उठ गया। वृंदा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। समर्थ ने सारा सामान पैक किया क्योंकि रात को ये काम अधूरा रह गया था। कुछ देर बाद वो रेडी हो गया। उसने टाइम देखा तो फ्लाइट में अब सिर्फ 2 घंटे की देरी थी। समर्थ वृंदा के पास आया और उसने उसकी बाह पर हाथ रख अपनी ओर पलटते हुए कहा, वृंदा वृंदा उठो, हमें अब निकलना है। लेकिन वृंदा ने उठने की बात तो दूर हिलने की भी कोशिश नहीं की। तभी समर्थ बोला, वृंदा अगर नहीं उठोगी तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। इस बार भी वृंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी समर्थ ने अपने गालों पर हाथ फेरा। उसे 2 दिन से शेविंग नहीं की थी, इसलिए हल्की हल्की बियर्ड थी। अचानक वो शरारत से मुस्कुराया और वृंदा के चेहरे पर झुककर उसके गालों पर हल्की हल्की दाढ़ी चुभा दी। अब वृंदा उसे और नजरअंदाज नहीं कर पाई और उसे खुद से दूर कर गुस्से से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा करने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया स्वीटहार्ट। मैं तो इतने प्यार से उठा रहा था लेकिन तुम उठी नहीं। तभी वृंदा बोली, आप लोग बहुत बुरे हो, जाइए मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोल वृंदा ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। तभी समर्थ ने उसे फिर से अपनी ओर घुमाकर कहा, जितनी नाराजगी है प्रयागराज में निकाल देना, अभी चलकर तैयार हो जाओ, हमारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ये सुनते ही वृंदा के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया और उठकर तैयार होने चली गई। समर्थ अपना फोन लेकर बैल्कनी में चला आया। उसे नंबर डायल किया तो सामने वाले के फोन रिसीव करते ही समर्थ ने कहा, मैं वापस आ रहा हूँ, आज की आज धमाका हो जाना चाहिए। उसने सामने वाले को कुछ जरूरी बातें समझाई और फिर फोन रख दिया। समर्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत जिंदगी बख्श दी मैंने तुम्हें, अब सही वक्त आ चुका है ये बताने का कि समर्थ व्यास क्या चीज है। कुछ देर बाद समर्थ कमरे में लौट आया। वृंदा इस वक्त आईने के सामने खड़ी अपने आंचल की प्लेट्स बना रही थी। समर्थ उसके पास चला आया। उसने वृंदा के हाथों से आंचल लिया तो उसने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तभी वृंदा को उसकी बात समझते देने लगी। वो समर्थ की ओर बढ़ी जैसे खुद उसे आंचल की प्लेट्स बनाने की इजाजत दे रही हो। समर्थ ने उसकी आंचल की प्लेट्स बनाई और उसके कंधे पर डालते हुए पिन लगा दिया। तभी वृंदा ने उससे पूछा, आप मुझे खुद से कुछ पढ़ने क्यों नहीं देते। समर्थ ने उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखे और उन्हें ऊपर की ओर ले जाने लगा। वृंदा इस वक्त समर्थ के सीने से लगकर खड़ी थी। समर्थ के हाथों की छुअन ने उसे सिरहाने पर मजबूर कर दिया। उसके स्पर्श से उसके दिल की धड़कनों के साथ सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी, जिसे समर्थ महसूस कर पा रहा था। उसने वृंदा की डोरी को थामा और उसके चेहरे को देखते हुए उसे बांधने लगा। वृंदा की आंखें अभी भी बंद थी। समर्थ उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, अभी भी कुछ काम सीखने में तुम्हें वक्त लगेगा। ये सुनते ही वृंदा के होठों पर शर्म भरी मुस्कुराहट तैर गई। समर्थ उसकी मुस्कुराहट में घुसा गया तो वृंदा बिना उसकी ओर देखे बोली, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा ना तो आज पक्का हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। समर्थ ने उस पर से अपना ध्यान हटाया और उसे दूर होकर बोला, तुम सचमुच मैजिशियन हो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं होटल स्टाफ से कहकर सामान गाड़ी में रखवाता हूँ। ये सुनकर वृंदा ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद दोनों ने होटल से चेकआउट किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहीं बनारस में गोपाल हाथों में जीप की चाबी घुमाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि तभी अर्पिता को देखकर वो रुक गया। अर्पिता को इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि वो एक चिकना खड़ा है। उसे कितना भी कुछ सुना उस पर कोई असर नहीं होगा। वो गोपाल को नजरअंदाज कर उसके साइड से निकलने लगी। तभी गोपाल ने कहा, हमको अंधे का काहे कर रही हो, हमें देखते ही ऐसे दूर भागती हो जैसे हम इंसान नहीं कुछ शेर है। ये सुनकर अर्पिता गुस्से में बोली, शेर और तुम किस गलतफहमी के साथ बच्चे हो, जानवर भी तुमसे ज्यादा रहमदिल होते हैं, तुम्हारी गिनती तो हैवानों में की जानी चाहिए। ये कहकर अर्पिता ऊपर चली गई। गोपाल उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया। उसने मन में कहा, इस लड़की को हमसे जरा सा भी डर नहीं लगता क्या, हमको कुछ भी सुनाकर चली जाती है। डर का आवाज तो करवाना ही पड़ेगा, ऐसा जख्म देंगे इसे जो नजर ना आए लेकिन तकलीफ हद से ज्यादा दे। ये कहकर गोपाल तिरछा मुस्कुराया और एक नजर पीछे देखकर वहां से चला गया। अर्पिता अपने कमरे में आई तो देखा ऋषभ अभी भी सो रहा था। रात को देर से आने की वजह से वो लेट सोया था। अर्पिता ने जाकर कमरे की सारी खिड़कियों से पर्दे हटा दिए। तब कहीं जाकर कमरे में रोशनी आई, लेकिन ऋषभ नींद से नहीं जागा बल्कि उसने अपने चेहरे को तकिए में छुपा लिया। ये देखकर अर्पिता उसके पास चली आई। उसने पीछे से ऋषभ को अपनी बाहों में थामा और उसके सिर से अपना सर टिकाकर उसके करीब लेट गई। कुछ देर बाद ऋषभ की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर आप और सोएंगे तो आपके सिर में दर्द होने लगेगा। आप ही कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा सोने पर आपके सिर में दर्द होने लगता है। चलिए अब उठकर फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। अर्पिता ने कहा। ऋषभ उसकी ओर पलटने लगा तो अर्पिता उससे दूर हो गई। तभी ऋषभ उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोला, तो अब तुम मुझे इतना अच्छे से समझने लगी हो। हाँ, और वैसे भी आजकल ये मेरा पसंदीदा काम बन चुका है। ये बोलकर अर्पिता मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट ने ऋषभ की सुबह को खुशनुमा बना दिया था। उसने अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भर लिया। उसे जैसे ही अर्पिता का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया तो अर्पिता बोली, ऋषभ आप सुबह सुबह। इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि ऋषभ ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में कर लिया था। अर्पिता का एक हाथ तकिए पर तो दूसरा हाथ ऋषभ के कंधे पर था। वहीं ऋषभ का एक हाथ अर्पिता के बालों में तो दूसरा हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था। कुछ पल बाद अर्पिता को सांस लेने में दिक्कत हुई तो ऋषभ ने उसे छोड़ दिया। अर्पिता की सांसें तेज हो चुकी थी, उसकी पलकें नीचे झुकी हुई थी। ऋषभ का एक हाथ उसके गालों पर था। तभी उसने मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम मुझे बहकने के लिए मजबूर कर देती हो और ऊपर से तुम्हारी ये झुकी पलकें बची हुई कसर भी पूरी कर देती है। ये सुनकर अर्पिता की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने ऋषभ से चेहरा दूसरी ओर फेरते हुए कहा, आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आप, ज्यादा मक्खन मत लगाइए नहीं तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तो चाहिए। ऋषभ उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं अब बस बहुत हुआ, आगे कुछ नहीं मिलेगा। अर्पिता ने कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो चाय चाहिए, वो भी कड़क अदरक वाली। ऋषभ के कहते ही अर्पिता ने उसकी ओर देखकर पूछा, आप चाय मांग रहे थे। हाँ, तुम्हें क्या लगा। ऋषभ ने कहा। अर्पिता मन ही मन अपनी सोच पर खुद को कोस रही थी। मैं भी ना जब देखो तो उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ, मैंने आज तक कभी सही सोचा। क्या हुआ अर्पिता, तुम किस बारे में इतना सोच रही हो। ऋषभ के पूछने पर अर्पिता हड़बड़ाते हुए बोली, जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अर्पिता वहां से जाने लगी तो ऋषभ ने उसकी कलाई पकड़ ली। अर्पिता ने हैरान होकर उसकी ओर देखा तो ऋषभ बोला, वैसे जो तुम सोच रही थी अगर वो देना चाहो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। ये कहकर ऋषभ ने आई ब्लिंक कर दी। ये सुनकर अर्पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऋषभ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, मतलब आप इतनी देर से मेरी सिक्की ले रहे थे, आइंदा मेरे पास भी बताइएगा वरना बात नहीं करूंगी आपसे। ये कहकर अर्पिता तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चली गई। वहीं ऋषभ उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ पूर्णिमा जी कुछ देर पहले गार्डन में टहल रही थी। कविता अभी उन्हें अंदर छोड़कर गई थी। तभी प्रभा जी उनके पास आकर बोली, माँ बेसन के लड्डू बना दिए हैं, आप बताइए नारियल की बर्फी अभी बनाऊं या थोड़ी देर बाद। देर मत करो उसे बनाने में, तुम्हें तो पता है ना समर्थ को ठंडी बर्फी पसंद है। वैसे भी कुछ देर बाद वो लोग यहाँ पहुंच ही जाएंगे। पूर्णिमा जी ने कहा। ये सुनकर प्रभा जी बोली, हाँ माँ, ये एक हफ्ता तो ऐसे लग रहा था मानो घर में एक सूना बंसा हो। समर्थ के कमरे की तरफ जाती हूँ तो सब कुछ खाली खाली सा लगता है।
कुछ खाली खाली सा लगता है। तभी पूजा बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, अब वृंदा आ रहे हैं ना, फिर देखिएगा हमारा आंगन कैसे चहकता है। पूजा ये कहते हुए किचन में चली गई। प्रभा जी भी वहां से चली गई। तभी निकिता पूर्णिमा जी के पास आई तो उन्होंने पूछा, मैंने जो कहा था वो कर दिया ना? ये सुनकर निकिता बोली, हाँ दादी माँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया है, लेकिन आप ये सब क्यों करवा रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बुआ नाराज हो गई तो? वो तो पहले से ही नाराज है, मैं तो बस उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। पूर्णिमा जी ने कहा। तभी निकिता की नजर दरवाजे से अंदर आ रही वृंदा और समर्थ पर गई तो वो खुशी से चहकते हुए उनके पास दौड़ पड़ी और समर्थ के गले लगकर बोली, हमने आपको बहुत मिस किया विक्रम। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। समर्थ ने कहा तो निकिता उससे अलग हो गई। वृंदा और समर्थ की जिंदगी में